गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बच्चों आज हम रिकॉर्ड करेंगे लाइट का। आई थिंक ये 13th या 14th वीडियो होगा, ठीक है, जिसमें कि हम लोग ना एक कंसेप्ट है जिसका नाम है प्रिज्म, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को बेसिकली आज हम लोग बहुत सारे कुछ पढ़ चुके हैं। वी हैड स्टडीड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेंसेज के तरह तरह के सवाल हम कर चुके। वी हैड सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन लेंस। वी हैड ऑल्सो फाउंड फोकल लेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, and also we had found focal length of convexo plane, plano-concave, concavo-convex, and already we had done that. Now we had started one thing, that is when light travels from denser to rarer medium, then what will be the effect. And we had already studied about critical angle and total internal reflection, okay. And we had already seen the case called mirage हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। मिराज क्या होता है, टीआईआर का फिनोमेना है। वी हैड ऑल्सो सीन ऑप्टिकल फाइबर ऑल्सो, ओके। अब रेनबो भी पढ़ना है, रेनबो में भी टीआईआर ही होता है, बट एक्चुअली रेनबो अभी नहीं पढ़ाएंगे, प्रिज्म के बाद, क्योंकि वो भी एक प्रिज्म की तरह का ही फिनोमेना है, ठीक है। तो उसको देखेंगे बाद में, पहले हम लोग प्रिज्म पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग रेनबो पे आएंगे, ओके। रेनबो में क्या है कि एक प्रिज्म का कंसेप्ट और टीआईआर का कंसेप्ट दोनों मिक्सअप होगा, तब जाके हम लोग रेनबो को समझ पाएंगे ढंग से, ठीक है। चलिए तो प्रिज्म पढ़ते हैं। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म बेसिकली दोस्तों एक मैथमेटिकल टर्म है, मतलब एक ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं जिसे हम लोग प्रिज्म का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, व्हेन वी सेपरेट टू फिगर्स विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल्स, दैट इज कॉल्ड प्रिज्म, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे सपोज कर लीजिए, सपोज इफ आई एम मेकिंग अ क्यूबॉइड, सपोज दिस इज अ क्यूबॉइड, ओके, दिस इज अ क्यूबॉइड, देन यू कैन सी ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, okay. So this is also prism. You can see what is prism basically it is. देखो यहाँ पे A B C D एक सरफेस है जो कि एक पैरेललोग्राम है, या फिर कह सकते हैं कि अगर क्यूबॉइड है तो ये एक रेक्टेंगल होगा मोर स्पेसिफिकली, ओके। एंड देयर इज ऑल्सो सरफेस E F G H, ये भी एक सरफेस है, ठीक है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों सरफेस को कौन संभाल के रखा है, तो चार रेक्टेंगल है जो इसको संभाल के रखे हैं। बी एच ई सी, ये है, ये मतलब इसको और इसको संभाले रखा है ये वाला एक रेक्टेंगल, फिर ई एफ डी सी ये वाला एक रेक्टेंगल, फिर जी ए डी एफ ये वाला एक रेक्टेंगल, फिर ए जी एच बी ये वाला रेक्टेंगल। यानी कि इन दोनों सरफेसेस को, इन दोनों रेक्टेंगल्स को सेपरेट करने के लिए हमने चार रेक्टेंगल का यूज करा है, एक सामने वाला, दो, तीन और ये चार। इज दिस ओके? तो कोई भी फिगर अगर रेक्टेंगल्स के द्वारा सेपरेट किया गया हुआ है तो उसको हम लोग प्रिज्म का नाम देते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल, नॉट पैरेललोग्राम, माइंडेड, रेक्टेंगल आई एम सेइंग, दीज आर ऑल रेक्टेंगल्स। मींस रेक्टेंगल का मतलब क्या, इन दोनों के बीच में, एडजेसेंट साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दीज आर रेक्टेंगल, ठीक है। तो वी कैन राइट a prism is a 3D figure, 3D figure मतलब object solid. A prism is a 3D figure defined as two plane figure, plane figure मतलब क्या हो गया, जो एक प्लेन में बनता है, जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, दीज आर ऑल प्लेन फिगर्स, ठीक है ना। प्लेन फिगर एज टू प्लेन फिगर, डिफाइंड एज टू प्लेन फिगर्स सेपरेटेड बाय रेक्टेंगल्स। इसी को बेसिकली हम लोग प्रिज्म का नाम देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग पिरामिड क्या होता है, नीचे एक सरफेस हो, एक वर्टेक्स पे मिल रहा हो, दैट इज कॉल्ड पिरामिड, नथिंग एल्स, दैट इज अ मैथमेटिकल टर्म, ओके। सो
ओके ना, दूसरी बात कि प्रिज्म इज नेम्ड ऑन इट्स बेस, ऑन इट्स बेस. फॉर एग्जाम्पल rectangular prism, rectangular prism, square prism, square prism, triangular prism. मतलब डिपेंड्स अपॉन इट्स बेस. इसका बेस जो होगा, पहले तो देखना है कि फिगर रेक्टेंगल से, यानी कि ये जो ऊपर और सब नीचे में जो फिगर है, क्या वो रेक्टेंगल से सेपरेटेड है? अगर नहीं है तो वो प्रिज्म नहीं है. अगर वो रेक्टेंगल से सेपरेटेड है देन इट इज अ प्रिज्म. ओके, अच्छा. अब जिस सरफेस को वो सपोर्ट कर रहा है रेक्टेंगल, यानी कि नीचे वाले सरफेस या ऊपर वाले सरफेसेस को, ये अगर रेक्टेंगल है देन दैट इज रेक्टेंगुलर प्रिज्म. इसको बोलेंगे हम लोग क्या? रेक्टेंगुलर प्रिज्म. रेक्टेंगुलर प्रिज्म. सो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेक्टेंगुलर प्रिज्म. ओके. फिर अगेन इफ इट इज सपोज इट इज अ क्यूब, सपोज इट इज अ क्यूब, सपोज इट इज अ क्यूब. ओके, देन दिस ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस इज व्हाट? स्क्वायर. और अनफॉर्चुनेटली दीज आर ऑल्सो स्क्वायर्स. जो इसको सपोर्ट कर रहा है रेक्टेंगल वो भी एक स्क्वायर है. Okay, a square may be a rectangle. So this is called what? Square prism. Square prism. Okay. After that, suppose we can say this is called triangular prism. You can see triangular base. These are the triangular base जिसे सेपरेट किया गया है इससे. ओके. Triangular prism. This is the difference between actually different types of prism. It is based on what? It is named on its base. जो इसका बेस है उसी के बेसिस पे इसका नाम होता है. ओके. सो लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि लाइट में हम लोगों का जो काम होता है वो इससे होता है. ठीक है, वो भी इसको यूज़ करने का एक अपना मेथड है. मतलब क्यों यूज़ करते हैं इसको, इसके लिए भी एक कॉज है, मैं बताऊंगा वो क्यों है. बट हम लोग लाइट में यही प्रिज्म लेके चलेंगे. ठीक है. यू कैन ऑल्सो सी अ प्रिज्म इन माई हैंड, दैट इज दिस वन. दिस इज अ प्रिज्म बेसिकली. यू कैन सी. सो दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल, and this both triangle is separated by 3 rectangles. 1 2 3, separated by 1 2 and 3 rectangles. Okay, so that is why this is called triangular prism. ठीक है. अच्छा, मेरे हाथ में जो ट्रायंगल है, मेरे हाथ में जो प्रिज्म है उसका जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ठीक है, तो वी कैन से इट एज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म. ओके. सो बेसिकली वी हैव टू स्टडी ट्रायंगुलर प्रिज्म. नाउ व्हाई वी हैव टू स्टडी ट्रायंगुलर प्रिज्म, उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा. चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जैसे कोई दो लाइन है, लाइन नहीं मतलब सरफेस है बेसिकली. अगर ये सरफेस है, मतलब ये भी एक सरफेस है और ये भी एक सरफेस है. आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट. इट इज़ अ 3D फिगर. वो एक ऐसा फिगर है, मतलब ये एक सरफेस, ये लाइन नहीं है. इट इज़ अ सरफेस, इट इज़ अ सरफेस, इट इज़ अ सरफेस, इट इज़ अ सरफेस. ओके, मीन्स ये सरफेस कुछ ऐसा है, इस तरीके का, इस तरीके का. ओके, बट इट इज अ सरफेस जिस पे लाइट पड़ के निकल सकता है. ठीक है, आप ऐसा समझिए कि इफ दिस इज अ प्रिज्म, दिस इज अ प्रिज्म
if I am keeping it this side, you can see only this line, but this is not line, this is not actually line, this is a surface. ये एक surface है, ये वाला surface, जिसमें कि लाइट पड़ के निकल सकता है उधर. ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ लाइन, दिस इज अ सरफेस. ओके, चलिए, सो दिस इज अ सरफेस बेसिकली. ऐसे सरफेसेस में क्या होता है कि व्हेन यू जस्ट इंसिडेंट वन लाइट, तो यहाँ पे एक नॉर्मल है, ये जाना इधर चाह रहा है, ये ऐसा आएगा, तो इट विल बी लाइक दिस, अवे फ्रॉम नॉर्मल. ये इधर जा रहा है, दिस इज अवे फ्रॉम नॉर्मल. व्हाई इट इज अवे फ्रॉम नॉर्मल? जस्ट सी, इफ इट इज म्यू एंड हियर इट इज एयर. ओके, जब ये इधर से गया तो देयर इज मेकिंग एन एंगल आई एंड इट इज R1. ओके, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज बिटवीन, सॉरी दिस इज नॉट R1, दिस इज R1. एंगल बिटवीन नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल N1, दिस इज N2. ओके, so angle between normals and reflected ray is called what? Angle of refraction. So you can see this is reflected ray, this is normal, and angle between them is called angle of refraction. So it is R1. Suppose this is R2. Yes, this is R2. Okay, and this is angle E. This is called angle of emergence. हम लिखवा देंगे, आप परेशान बिल्कुल भी मत हो. मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि प्रिज्म का क्यों यूज़ करते हैं. तो यहाँ से अगर ये हुआ तो ये ऐसे गया और फिर ये इधर डेविएट किया. ठीक है, तो आपको एक नेट एंगल ऑफ डेविएशन मिला, ये दिस इज डेल्टा, मिला ना, एंगल ऑफ डेविएशन मिला. तो ये सरफेस अभी इंक्लाइंड है, मतलब ये कहीं ना कहीं तो मिलने वाला है, कहीं ना कहीं तो मिलने वाला है, जिसका कुछ ना कुछ एपेक्स एंगल तो होगा. इसको एपेक्स एंगल बोलते हैं और एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं. खैर, कहीं ना कहीं तो ये मिलने वाला है. ठीक है, तो यहां पे आपको एक एंगल ऑफ डेविएशन मिला. ठीक, अच्छा, आपने एक और चीज पढ़ा था, प्रिज्म, ये ग्लास स्लैब. ये इधर जा रहा था तो ये इधर मुड़ेगा, एंड आफ्टर दैट ये इधर जा रहा था तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल. क्यों जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल? बिकॉज इट इज दिस रे इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, अगेन दिस रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. ओके, तो हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं पहले भी, और हम ये भी देख चुके हैं कि इस इंसिडेंट रे में और इमरजेंट रे में डेविएशन जीरो होता है. ये डेविएट नहीं करेगा दोस्तों, ये चुपचाप क्या करेगा, ये डेविएट नहीं करेगा, बट पैरेलली थोड़ा अलग होके निकलेगा. दैट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. डेविएशन नहीं होगा. अगर कोई प्लेन सरफेसेस है और इस प्लेन सरफेस, अच्छा बताओ तो इसके बीच में एंगल कितना है? ये जो प्लेन सरफेस के बीच में एंगल कितना है? ये जो प्लेन सरफेस गया है, यहाँ तो है कि ऐसा है, कहीं ना कहीं मिलेगा. मुझे बताइए इस प्लेन सरफेस में कितना एंगल है? तो यहाँ पे एंगल ए कुछ भी नहीं है, जीरो है. कई बच्चे 90 डिग्री बोलेंगे, बच्चों 90 नहीं है. इसमें और इसमें एंगल जो बन रहा है वो 0 डिग्री का है. ठीक है, सो दिस एंगल इज 0. तो व्हेन दिस टू सरफेसेस इज केप्ट पैरेलल, देन एंगल ऑफ डेविएशन इज 0. Okay, now if this two surfaces is kept at an angle, at some angle, then there must be some deviation delta. यहाँ पे डेल्टा 0 नहीं हो सकता. ठीक है, यहाँ पे डेल्टा 0 नहीं हो सकता. तो अब मेरा सवाल है कि कोई भी दो सरफेस है जिससे हमको डेविएशन चाहिए, तो आपको उसको कैसे रखना पड़ेगा, एक इंक्लाइन पे या 0 डिग्री पे? द आंसर इज सिंपल, वी हैव टू कीप इट एन इंक्लाइन लाइक दिस. ओके, तो ऐसे केसेस में जहां पे दो सरफेसेस एक इंक्लाइन बनाता है, वहां पे एंगल ऑफ डेविएशन तमाम निकलते हैं. ठीक है, और उस एंगल ऑफ डेविएशन का स्टडी करके हम लोग कई सारा चीज फेनोमेनाज को देख सकते हैं. आई बात समझ में? अब नेचर में कई बार ऐसा होता है, कई बार आपको ऐसे टूटे हुए प्रिज्म मिल गए मान लीजिए, या फिर सपोज करिए वाटर ड्रॉपलेट हो गया, रे गया, ये डेविएट करके निकला, ये डेविएट करके निकला. ठीक है, दिस टाइप ऑफ फेनोमेना दैट इज रेनबो, आपने देखा है. तो रेनबो, these are actually you can see, ये प्रिज्म टाइप फेनोमेना है, नथिंग एल्स. ठीक है, जो कि हो रहा है. तो मतलब अगर कोई भी दो सरफेसेस अगर एक इंक्लाइन पे रखा हुआ है, मतलब दोनों के बीच में कभी ना कभी मिलन होने वाला है, देन देयर मस्ट बी वन रिफ्रैक्शन और टू रिफ्रैक्शन. दो रिफ्रैक्शन होना मस्ट है, रेयरर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयरर. पहली बात तो ये. दूसरी बात, अगर दोनों इंक्लाइन पे रखा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं, मीन्स देयर मस्ट बी
सम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों उस एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर इस फिनोमेना को हमको स्टडी करना है जहां पे एंगल बन रहा है ए, अगर बढ़ाते तो बनता ए, नहीं बना रहे तो नहीं बन रहा, लेकिन एक्चुअली में ए है, तो इस तरह के फिनोमेना को पढ़ने के लिए हमको किसका यूज करना चाहिए, आप ही बताइए। प्रिज्म का, क्योंकि प्रिज्म में एक्चुअली ये बना हुआ है और हम यहाँ पे ए निकाल सकते हैं, और जितनी भी स्टडी करनी है वो हम प्रिज्म की मदद से करेंगे, और उसको अपने नेचुरल लाइफ में, नेचुरल फिनोमेना में बाकी चीज़ों को समझने में, जहाँ जहाँ दो सरफेस एक इंक्लाइन पे है उसको समझने में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टडी करने के लिए क्या हम प्रिज्म का यूज कर सकते हैं? आंसर है सर, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग अब जो भी करेंगे हम लोग प्रिज्म का करेंगे। क्यों प्रिज्म पढ़ रहे हैं? बिकॉज डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर दो सरफेस पैरेलल होगा तो डेल्टा जीरो है, डेविएशन क्या है? जीरो है, बट इस केस में डेविएशन आएगा। तो उसके डेविएशंस को स्टडी करने के लिए वी हैव टू टेक वन फिगर, एंड द बेस्ट फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगुलर प्रिज्म। दैट इज वी ऑलवेज यूज ट्रायंगुलर प्रिज्म इन द स्टडी। बट बुकों में कई बार सीधे लिख देता है प्रिज्म, बट वी हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, द थिंग्स आर क्लियर। बच्चों को प्रिज्म समझाया जाता है तो वो समझता है कि वही एक प्रिज्म है, दुनिया में और कोई प्रिज्म नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है दोस्तों। चलिए, तो हम प्रिज्म देखते हैं। तो प्रिज्म इज बेसिकली दिस वन। ये क्या है? ये क्या है बेसिकली? एक प्लेन फिगर है या एक सॉलिड फिगर है? आंसर है सॉलिड फिगर है, मीन्स 3D फिगर है। मतलब ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है। इसी तरह का एक और ट्रायंगल अंदर भी होगा, इसी तरह का एक और ट्रायंगल कहाँ होगा? अंदर भी होगा। ठीक है, और ये सब, ये जैसे सपोज करिए ऐसा, ये इस तरीके का। ठीक है, लाइक दिस। ओके, सो यू कैन सी दिस ट्रायंगल, ये this, and this two triangle is separated by what? This two triangle is separated by one rectangle this, one rectangle this, and another rectangle is on the base, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो अब हम जब भी ऐसा ड्रॉ करेंगे आप उसी के बारे में सोचिएगा, बिकॉज आई कैन नॉट ड्रॉ लाइक दिस। मैं नहीं ड्रॉ कर सकता ऐसे, आप हो सकता है ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, चलिए, तो नाउ विल सी अ प्रिज्म, दिस वन। तो सपोज करिए कि एक लाइट अगर इधर गया, सो दिस इज व्हाट? नॉर्मल। दिस इज व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये लाइट इधर जा रहा था, इसका मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एंड दिस हैज गॉट एन एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस ए। सो आप अगर ध्यान से देखें तो ये इधर जा रहा था तो इधर जाएगा नहीं, बिकॉज इट इज रेयरर से डेंसर, तो इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइक दिस। ठीक है, तो यहां जो एंगल बनाएगा दैट इज R1, और यहां पे भी फिर नॉर्मल है। सपोज दिस इज N2, सपोज दिस एंगल इज R2। तो अब ये जो है जा तो रहा था बेचारा इधर, लेकिन अब ये मूव कर रहा है डेंसर से रेयरर, देन इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, सो दिस विल बी द फाइनल इमर्जेंट रे। दिस इज E, दिस इज R1, ओके। नाउ दिस इज कॉल्ड विच रे? आपको पता है ये क्या है? इंसिडेंट रे। पहले नेमिंग करवा देते हैं। टर्म्स यूज्ड इन प्रिज्म, ये टॉपिक डालिए, उसके अंदर ये सब लिखिए। दिस इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, और दिस इज कॉल्ड व्हाट? इमर्जेंट रे। आगे हम लोग ये कुछ बोलेंगे नहीं, आपको सीधा समझना है, ERI, ओके। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस, जैसा कि हम लोग ग्लास लैब में पढ़े थे, एंगल ऑफ इमरजेंस। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई थिंक मुझे इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज, देखिए अब मैं बताऊँ इसमें सरफेस कितने हैं? दो, पहला दूसरा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस।
ठीक है, दिस इज व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सेकेंड सरफेस, ठीक है, दिस इज व्हाट एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। नाउ ये रे ऐसा जा रहा था बट वो गया कैसा, ऐसा, तो रे जो जा रहा था बेचारा ऐसे जा रहा था बट वो मुड़ गया कितना, इतना। सो नेट डिफ्लेक्शन तो इतना ही हुआ ना, ये रे इधर से इधर मुड़ गया। देखिए जा इधर रहा था, मैं फिर से बना दूं इसे, तो ये जा रहा था इधर बट ये मुड़ गया इधर। सो दिस इज कॉल्ड डेल्टा। क्या है ये, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इन सारी चीजों को दोस्तों आपको ध्यान में रखना, आप लिख लीजिए। एक बार तो सिंपल ये सवाल आया था कि ये कौन सा रे है, और नीट में पूछा गया सवाल है, बट ये स्टैंडर्ड से क्वेश्चन नहीं है। आप ये पूरे को जान लीजिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है मैं बताऊंगा आपको, पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से ढंग से, और एक एक चीज़ों को याद रखिए, क्योंकि आने वाले समय में हम इसको बोलेंगे नहीं, आपको सीधा समझना होगा। सो यस, दिस इज एट सेकंड सरफेस, लिख लीजिए। सो राइट इट डाउन बेटा, आप इसको पॉज करके लिख लीजिए इसको। ओके, चलिए नाउ रबिंग इट, दिस इज टर्म्स यूज्ड इन प्रिज्म। तो इन सारी बातों का हम यूज करेंगे बार बार। अच्छा, म्यू क्या था वो तो आपको पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जनरली हम लोग एयर और ग्लास का ही पढ़ते हैं, और प्रिज्म में बेसिकली कई बार ना फ्लिंट ग्लास का यूज करते हैं। बेसिकली फ्लिंट ग्लास इज जस्ट अ मटेरियल, ठीक है, और कोई खास बात नहीं है, मतलब जिस मटेरियल से बना उसका नाम फ्लिंट ग्लास, उसका भी कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दैट इज आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 1.54 के आसपास होता है वो, ठीक है। सो ध्यान में रखेंगे ये सारी बातें। चलिए थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं। सो now geometry used in refraction through prism। तो प्रिज्म के थ्रू जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसकी ज्योमेट्रीज को पढ़ना बहुत। फ्रेंड्स नाउ सी ज्योमेट्री यूज्ड इन रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ज्योमेट्री पहले देख लेते हैं। ज्योमेट्री जो यूज करते हैं, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट जो यूज करते हैं इसमें, वो कुछ ऐसा है। Suppose this is a prism, this is incident ray, and suppose this is normal to the first surface. This is first surface, this is second surface, this is angle A, okay, this is angle I। ये बेचारा रे जाना चाहता था इधर, okay, और ये मुड़ जाएगा बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, एंड इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट विल मूव अवे टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस। नाउ use the scale to draw this. Now this ray, this suppose this angle is R2 and this is angle of refraction between refracted ray and normal, this is R1, okay. Now this will move from denser to rarer, so it will move from where, away from normal, this is angle E,
सो दिस इज बेसिकली व्हाट, डेल्टा, ये इधर मुड़ गया डेल्टा, ठीक है। इसको पहले आप देख लीजिए अच्छे से, इसमें कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सपोज दिस इज P, दिस पॉइंट इज Q, ओके, एंड दिस पॉइंट इज R, दिस पॉइंट इज S, दिस पॉइंट इज T, एंड ऑल्सो दिस इज मीटिंग पॉइंट, दैट इज T, ओके। तो इस फिगर को आपको ध्यान रखना है, और इसमें और ध्यान देने वाली बात क्या है समझिएगा। आप अगर ऐसा समझे R, P, T और Q, आपको देखना है क्वाड्रिलेटरल P, T, Q, P, T, Q, R. You have to see in this quadrilateral. Okay. Now, if you see, ये अगर नॉर्मल है तो यहाँ पे एंगल कितना बनाएगा ये, यानी कि यहाँ से ये नॉर्मल पे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, ऑफ कोर्स 90 डिग्री बनाएगा। और यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ भी ये 90 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल है ना, ये बनाएगा 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, रे ऑप्टिक्स है, फिगर बनने के बाद समझ में नहीं आएगा, बनते बनते समझ में आएगा। तो ये दोनों 90 डिग्री है क्योंकि ये नॉर्मल है। तो सामने वाले एंगल कितने हो गए, 90 + 90 180 डिग्री, यानी कि मैं लिख रहा हूँ एंगल R P T प्लस एंगल R Q T इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अगर ऐसा है तो एक क्वाड्रिलेटर का पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो अगर ये दोनों का अगर समेशन 180 डिग्री है तो इसका और इसका समेशन भी 180 डिग्री होगा, मीन्स एंगल A प्लस एंगल R1, नहीं सॉरी, एंगल A प्लस दिस एंगल प्लस एंगल R P, सॉरी, एंगल R T एंड Q, दैट इज ऑल्सो 180 डिग्री, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ये भी 180 डिग्री होगा। दिस प्लस दिस एंगल इज ऑल्सो 180 डिग्री होना ही है, क्योंकि सामने वाले एंगल अगर 180 डिग्री है तो इधर भी आमने सामने वाले का समेशन 180 डिग्री होगा। वो 90 होगा नहीं, ज़रूरी नहीं है, बट वो 180 डिग्री उसका समेशन होगा, ये मस्ट है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर कट, समझ लीजिए एक बार, ओके, ठीक है। चलिए दूसरी बात, अब इसी बात से देखेंगे। नाउ यू हैव टू सी इन ट्रायंगल P Q T, इन ट्रायंगल P Q T, P Q T मीन्स एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल P T Q, P T Q, दैट मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल का समेशन ऑफ एंगल कितना होता है, ट्रायंगल का समेशन ऑफ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो वहां पे हो गया 180 डिग्री। दूसरा, सॉरी, दिस मस्ट बी PTQ, यस, दिस मस्ट बी PTQ, एंगल A प्लस दिस एंगल ना आई हैड टेकन दिस वन, तो दिस एंगल मस्ट बी PTQ। वो हमें प्रिंटिंग मिस्टेक था, उसको सही कर लीजिए। तो कहने का मतलब है कि बच्चों देखिए, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल PTQ कितना है, तो एंगल PTQ है 180 माइनस एंगल A, दैट इज 180 डिग्री माइनस एंगल A, है ना। अगर ये ऐसा है तो एंगल PTQ कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल A, एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। सो अब यहाँ देखिए तो 180 डिग्री कट जाएगा, एंड यू विल गेट एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज इक्वल टू एंगल A। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख लीजिए आप। यानी कि अब हम आसानी से लिख सकते हैं कि R1 प्लस R2 जो होता है वो A के बराबर होता है। ये आपको समझ के रखना होगा, ठीक है।
आप वीडियो पॉज करिए, इसको लिख लीजिए। Now I am making some another figure to find delta, because यही, क्योंकि हमको पढ़ना ही इसलिए क्योंकि इसमें डेल्टा है, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू स्टडी डेल्टा। नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट डेल्टा, सी दिस इज N1, ठीक है। सो ये रे बेचारा ऐसे जा रहा था, ये ऐसे मुड़ जाएगा। दिस इज R1, दिस इज N2, दिस मस्ट बी R2, और ये चला जाएगा, ये बेचारा जा रहा था इधर, ये चला जाएगा इधर। तो रेस में टोटल डिवीजन कितना हो गया, इतना। मीन्स ये रे इधर मुड़ गया डेल्टा। दिस इज एंगल A, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये कितना है, दिस मस्ट बी, ये कितना है। तो अगर ये I है, अगर ये I है तो दिस मस्ट बी व्हाट, I माइनस R1, ओके। एंड दिस मस्ट बी व्हाट, इफ दिस इज E, दिस इज व्हाट E, देन दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट E, this, if this is E, this must be E, so E minus R2, okay। Now if it is P, this point, if it is Q, this point, take this point to be R। now you have to see in this triangle PQR, आपको भी दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा इन ट्रायंगल PQR। अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए PQR में, तो दिस डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल, एंड दिस एक्सटीरियर एंगल मस्ट बी द सम ऑफ दिस एंड दिस एंगल, है या नहीं, होता है ना। तो एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर, ये पहले भी पढ़ा होगा आपने, इंटीरियर अपोजिट एंगल इन एनी ट्रायंगल, in any triangle. So we can write, that implies delta is equal to I minus R1 plus E minus R2. Now what you will get? You will get delta is equal to I plus E minus R1 plus R2। आप चेक कर सकते हो, यही आएगा आपको, ठीक है। So in this case we can see this delta is equal to I plus E। अच्छा, R1 plus R2 को क्या लिखते हैं, A। Suppose take this to be at 1, ठीक है। तो that is A, और this is where from 1, ठीक है। This is actually the formula for angle of deviation। यही है आपका फॉर्मूला किसका, एंगल ऑफ डेविएशन का। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए। यू कैन राइट इट डाउन। ये हमको याद रखना है कि डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए होता है, ये हमको याद रखना पड़ेगा।
अब सुनिए, ये तो एक केस था जो कि ज्योमेट्री यूज था यहाँ पे। सो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, इसको याद रखने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मेरे लिए ये काम का विषय नहीं था, मेरे लिए काम का विषय था एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। व्हाट इज दिस? मिनिमम डेविएशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कहने का मतलब ये है कि अब इसको थोड़ा समझना है, लॉजिक लगाना है अपना। लॉजिक क्या लगाना है समझिएगा। If this is I, this must be R1, this must be R2, and it will move from like this. So this is angle delta. Okay? So this must be angle E. ठीक है? और this is A. इस केस में आप डेल्टा लिख सकते हैं I प्लस E माइनस A। कोई दिक्कत नहीं, लिखा जा सकता है। अब जो हम बात कहना चाह रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। ये समझिए, ठीक? चलिए, अब इसमें समझने वाली बात ये है दोस्तों कि जब ये एंगल आई है तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना है? E। देखने से आपको यहां लग रहा होगा कि एंगल E इज ग्रेटर देन एंगल I, यहां पे आपको देखने से लग रहा होगा, ठीक? अब जो मेरी बात है वो जरा ध्यान से सुनिए। अगर हम लाइट को इधर से रिफ्रैक्ट कराते एंगल E पे तो वो किधर से निकलता? तो दोस्तों अगर सरफेस वही है तो वो ऐसे ही करके निकलेगा। मेरी बात फिर से सुनिए, अगर हम लाइट को इधर से अगर हम कराते, कहने का मतलब ये है, समझिएगा बात को, कि अगर हम लाइट को E पे इंसिडेंट कराते हैं, अगर हम लाइट को E पे इंसिडेंट कराते हैं तो ये कितना बनता? ये R2 बनता। क्यों R2 बनता? क्योंकि सरफेस तो वही है। देखिए, आपको पता होगा कि म्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E, ठीक है? तो आपको एक बात समझ में आएगा, साइन R2 अपॉन साइन E दैट इज इक्वल टू E, दैट इज इक्वल टू म्यू। ये पहली बात, ये आपको समझ में आता होगा कि सॉरी, साइन R2 अपॉन साइन E इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, ठीक है? लेकिन अगर हम इस केस में देखें तो 1 इंटू साइन ई बराबर, मान लीजिए हमको R2 नहीं पता है तो आई एम सिंपली टेकिंग R, ठीक है? बट यहां पे देखा गया कि साइन R अपॉन साइन E दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो कहानी तो पहले की जैसा ही है। If you compare this relation with this relation, you got to know that R must be R2, कि अगर इनमें सब कुछ सेम है तो R क्यों अलग हो सकता है? और वाकई में सरफेस तो सेम ही है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये सेम है जो पहले जो वहाँ था, यहाँ म्यू था, वहाँ भी म्यू है, मैंने मटेरियल थोड़ी ना बदला है। तो अगर मटेरियल नहीं बदला है तो एंगल E रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अगर E एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो क्यों नहीं उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 होगा? तो उसका भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? R2 ही होगा, ठीक है? तो इसका भी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो R2 ही होगा। दिस इज E, दिस इज R2, ठीक है? तो ये कितना होगा? तो फिर भी तो सरफेस तो वही है ना। अब मैंने कुछ नहीं किया है, पलट दिया है इसे। ये अगर फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, मैंने पलट दिया इसको, ठीक है? तो अगर पलट दिया, आपको मैंने बताया है पहले भी, ऑप्टिकल डिवाइस को पलट दीजिए, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस सरफेस पे भी ये कितना बनाएगा? R1, और ये कितना बनाएगा? तब ये कितना होगा? I। ये समझना पड़ेगा। रेस जिस हिसाब से यहाँ से ऐसे जाएगा, अगर हम बैक ट्रेस करें तो वो भी यही पाथ पकड़ के निकलेगा, क्योंकि मटेरियल अलग थोड़ी ना है।
मैंने आपको बताया ऑप्टिकल डिवाइस को चाहे अलट दीजिए चाहे पलट दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। होना वही है जो ऐसे में होगा और वही होगा जो आप पलट दिए तो भी होगा। मतलब जो रे इधर से इधर रे ट्रेस कर रहा है तो ये भी रे इधर से इधर ही ट्रेस करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि इमरजेंट एंगल क्या हो गया आपका I और इंसिडेंट एंगल क्या हो गया आपका E। ये समझने के लिए है दोस्तों। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि एंगल I जो है वो लेस देन एंगल E है, वो वही वाला केस है, यानी कि आपका इमरजेंट एंगल छोटा हो गया। तो यहाँ भी डेल्टा कितना होगा I प्लस E माइनस A। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस A माइनस A कितनी बार आएगा? एक बार। यानी कि अगर हम अच्छा इसका मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 डिग्री। I का मिनिमम एंगल कितना हो सकता है? 0 डिग्री। और मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? 90 डिग्री। I का मिनिमम एंगल 0 डिग्री, मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री। आपको मैंने पढ़ाया है ये, ठीक है। तो 0 डिग्री से जब हम इंसिडेंट एंगल बढ़ाते 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 जब 90 डिग्री तक लेके गए तो ये डेल्टा कितनी बार आएगा? 2 बार। एक बार ये जब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस I है इस केस में, और एक बार तब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जब उल्टा हम देंगे तो भी वो ऐसा ही आएगा। कहने का मतलब है वहाँ देखिए, अगर हम एंगल E देंगे तो इमरजेंट एंगल मेरा I आएगा, तो ये डेल्टा दोनों बार सेम आएगा। ये वही एंगल, ये वही है प्रिज्म, इसका भी एंगल ऑफ प्रिज्म A ही है और ये म्यू ही है, यानी कि ये डेल्टा 2 बार आएगा। मतलब इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? E और एंगल ऑफ इमरजेंस क्या है? I और माइनस है। देखिए है तो वही ना, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक बात मेरे समझ में आया, समझ में ये आया, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को गौर से सुनिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट कर करके सुनिएगा कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं तो इधर जो है एंगल ऑफ इमरजेंस बढ़ रहा है, इधर ही बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, इधर बढ़ा रहे हैं तो और बढ़ रहा है। लेकिन एक सर्टेन एंगल पे क्या होगा, जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाने लगेंगे, यानी कि अगर I ज़्यादा होने लगेगा तो उधर एंगल ऑफ इमरजेंस कम होने लगेगा। मेरी बात फिर से सुनिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था तो एंगल ऑफ इमरजेंस ज़्यादा आ रहा था, लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो जा रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जा रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर I 0 से बढ़ा है तो ये इमरजेंट रे बढ़ रहा है, लेकिन अगर एक सर्टेन एंगल के बाद क्या हो रहा है कि ये ऊपर बढ़ना शुरू हो गया, फिर मतलब घटना शुरू हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के बाद में एंगल ऑफ इमरजेंस घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में एंगल ऑफ इमरजेंस एक बार घटेगा, एक बार पहले बढ़ेगा उसके बाद घटेगा। तो ये एक लॉजिकल आंसर है, और ये हो सकता है सवालों में भी आ सकता है कि व्हाट हैपेंड विथ इमरजेंट रे व्हेन वी इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। तो आपको लिखना पड़ेगा कि एंगल ऑफ इमरजेंस विल फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब वो पर्टिकुलर एंगल, वो सुनहरा मौका जब आ रहा है, ये बढ़ रहा है, बट एक सर्टेन एंगल आया, अब ये घटना शुरू हो गया। अभी क्या हो गया? घटना शुरू हो गया। तो मेरी बात ध्यान से सुने, जब ये छोटा था तो ये था, जब ये बड़ा हो गया तो भी ये हो गया, तो दोनों तो बराबर ही है ना। तो मिनिमम डेविएशन कब आएगा? यानी कि कभी ना कभी सर ऐसा होगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर हो जाता होगा, तभी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कब आएगा? जब ये I मिनिमम होगा और जब ये E मिनिमम होगा। जब ये I मिनिमम होगा, जब ये E मिनिमम होगा, तभी ना डेल्टा मिनिमम आएगा। मुझे डेल्टा मिनिमम चाहिए क्योंकि डेल्टा बदल रहा है, डेल्टा एंगल I के साथ बदल रहा है। कैसे? एंगल I बढ़ा रहे हैं तो E भी बढ़ रहा है, I बढ़ा रहे हैं तो E भी बढ़ रहा है, और सर्टेन पीरियड के बाद एंगल I क्या हो गया, हम और बढ़ाएं तो E घटना शुरू हो गया, लेकिन तब भी डेल्टा पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि I बड़ा हो रहा है ना, ये टर्म तो बड़ा हो ही रहा है, फिर भी ये ना कम हो रहा है, तो वापस अपने पिछले वाले पाथ पे चला जाएगा। देखो अभी ये है, बाद में ये हो गया, यहाँ पे एंगल I कुछ है, यहाँ पे एंगल I मैंने बढ़ाया, फिर से डेल्टा वही हो गया। तो यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री में डेल्टा सेम कितने इंसिडेंट एंगल पे आएगा? 2।
डेल्टा सेम, दो एंगल पे सेम आएगा। देखो ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आई था और एक जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ई है, ठीक। तो ये मिनिमम कब हुआ होगा? तो जब आई मिनिमम होगा और जब ई मिनिमम होगा। तो आई मिनिमम और ई मिनिमम कब होगा? जब ये दोनों बराबर होंगे। जब ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। आई बात समझ में? तो कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा जब ये दोनों बराबर हुआ होगा। हाँ, उसके बाद फिर ये घटना शुरू हो गया, ये बढ़ना शुरू हो गया, है ना। सो वी कैन राइट हियर डेल्टा, पहले तो आप ये लिख लीजिए, when I increases from 0 to 90 degree, then angle of emergence first increases then decreases। पहली बात तो क्लियर है। सो डेल्टा ना, दूसरा पॉइंट, डेल्टा विल बी सेम फॉर टू इंसिडेंट एंगल, मतलब इंसिडेंस एंगल, आप इंसिडेंस एंगल कर लीजिए, इंसिडेंस एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये बात भी मैंने आपको समझा दिया। दिस विल कंक्लूड डेल्टा मिनिमम। व्हाट इज डेल्टा मिनिमम? मिनिमम डेविएशन एंगल। डेल्टा मिनिमम विल अकर व्हेन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। तो जब ये घटना आएगा तभी एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम आएगा। लिख लीजिए इसको। तो देखिए एक बार फिर सुन लीजिए, धीरे धीरे सुनिएगा। एंगल आई जब 0 से बढ़ा तो ई भी बढ़ा, ठीक। ई भी बढ़ता चला गया। सर्टेन एंगल पे दोनों बराबर हो गए। उसके बाद जब आई बढ़ा तो ई घटना शुरू हो गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आई कम था तो ई बढ़ रहा था। अब उल्टा केस हो गया, जब आई बढ़ना शुरू हुआ तो आई बढ़ना शुरू हुआ तो ई घटना शुरू हो गया। तो बात तो फिर रिवर्स पे चला गया, पहले वाले पे चला गया। पहले आई कम था, ई ज़्यादा था। अब क्या है? आई ज़्यादा है तो ई कम है। तो दोनों तो बात एक ही कह रहा है। तो कहने का मतलब है वो मिनिमम तभी होगा, वो घटना तभी होगा, यानी कि मिनिमम डेविएशन का केस तभी आएगा जब दोनों एंगल बराबर होंगे, एंगल आई और एंगल ई बराबर होंगे। लिख लीजिए इसको। और ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि वाई एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई केस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन दैट केस ओनली मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म अकर्स। तभी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन अकर होता है। आप ना इस जो सबसे पहले प्रिज्म टॉपिक लिखे थे ना, उसमें लिख लीजिएगा ऐसे, रिफ्रैक्शन अकर्स एट सेकेंड सरफेस। ये लिख लीजिए, ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि जब इधर से रे पास करता है तो रेयर से डेंसर पास करता है, तो वो रिफ्रैक्शन होगा, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब डेंसर से रेयर में पास करता है तो देयर इज अ केस
कि वो TIR भी कर सकता है, और वो करता भी है। मैं वो केस डिस्कस करूंगा आपसे, बट सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि हम उसी केस की बात कर रहे हैं जब दूसरे सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसी केस में सारा चीज़ हम डिस्कस किए हैं, इसलिए वहाँ पे ये लिख लीजिए। और हम लोग को यही केस पढ़ना है बेसिकली, हम लोग इतना पढ़ना भी नहीं है, बट आपके नॉलेज के लिए हम बता देते हैं। कुछ कुछ बातें आपको इससे ज़्यादा समझ में आएंगी। ओके, ये सारा कुछ समझ में आ गया। तो व्हाट इज द केस ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन? व्हेन एंगल I इज इक्वल टू एंगल E। यानी कि कुछ केस ऐसा है, this is normal, so if it is angle I, then this must be angle R, R1 or R2, or this is like this is angle E, this is A। एक बात और समझिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक, रे अगर ऐसा आ रहा है म्यू, तो ये कैसा जाएगा, अवे और टुवर्ड्स? तो आंसर टुवर्ड्स, क्योंकि रेयर से डेंसर में है, और ये बनाया आपका एंगल R, ठीक। लेकिन अगर हम ऐसा करें, डेंसर से रेयर में चले और यहाँ हमने बनाया R जो ये था, ठीक है, तो ये गया, ये चला जाता ऐसा, लेकिन किधर जाएगा ये ऐसा, तो बताइए ये एंगल कितना होगा, I। तो कहने का मतलब है, आप ऐसा समझिए कि जब सेम मीडियम, मतलब सरफेस जो है सेम मीडियम को सेपरेट कर रहा है, यहाँ भी 1 म्यू को सेपरेट कर रहा है, यहाँ भी 1 और म्यू को सेपरेट कर रहा है, तो अगर एंगल I होगा यहाँ पे, अगर एंगल I होगा यहाँ पे, तो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर R है, तो अगर हम रे को उल्टा ट्रेस करें तो वो भी ऐसे ही निकलेगा, जैसा कि मैंने वहाँ आपको बताया है। मतलब एक कॉम्बिनेशन में, फिर से मेरी बात सुन लीजिए, एक कॉम्बिनेशन में अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उस कॉम्बिनेशन को अगर पलट भी देते हैं तो रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है, वो वैसा ही पाथ ट्रेस करेगा जैसा पहले करता था। देख लीजिए यहाँ पे, अभी मैंने रे इधर से भेजा है, अगर हम रे इधर से भेजाते तो वो भी ऐसे ही निकलता, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आपको याद रखना है। मैंने आपको समझाया भी कि अलट दीजिए पलट दीजिए, ऑप्टिकल डिवाइस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, रे जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। अपना पाथ को ट्रेस करना है, ये इसका पाथ है, अभी पलट भी देंगे तो यही इसका पाथ होगा, यानी कि व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम 1 to म्यू, एंगल ऑफ I एंगल ऑफ R है, तो व्हेन वी जस्ट make an incident at this angle R, then it must reflect at angle I. Why? Because the medium are same। ठीक है, चलिए इस बात को आप याद रखिए। अगर इस बात को याद रखें तो केस ऑफ मिनिमम एंगल डेविएशन में I इज इक्वल टू E है, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अब जरा ये सरफेस देखिए, यहाँ 1 है और यहाँ म्यू है, तो यहाँ पे एंगल I है, तो यहाँ पे एंगल R है, R1 है। मेरा बात ध्यान से समझिएगा। पहले सरफेस पे, दूसरे सरफेस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंगल E है जो कि I के बराबर है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि इस कॉम्बिनेशन पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वहाँ I और R1 है, तो इस कॉम्बिनेशन पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो भी I और R1 का ही होगा। मतलब एंगल I बराबर E है अगर, बिकॉज एंगल I बराबर एंगल E एंड medium of refraction is same, then R1 is equal to R2 is equal to R, ये भी होगा, ठीक है। तो इस फॉलोइंग केसेस के लिए आपको डेल्टा मिनिमम को हम ऐसे डिनोट करेंगे, डेल्टा मिनिमम क्या हो जाएगा। तो डेल्टा मिनिमम, डेल्टा आपने क्या पढ़ा था पहले, I प्लस E माइनस ए, तो डेल्टा मिनिमम क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम हो जाएगा I प्लस I माइनस ए। आप E प्लस E माइनस ए भी कर सकते हैं, बट जो मोस्टली यूज होता है वो I ही यूज होता है, क्योंकि हमको I का ही पता होता है।
हम जो देते हैं हमको वो पता होता है. सो दिस डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस ए, 2i माइनस ए. ठीक है. सो दिस i इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2. इसको आप लिख लीजिए, ये मुझे काम आएगा बेसिकली. हालांकि आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना चाहिए. डेल्टा मिनिमम इज 2i माइनस ए. ठीक है. बेसिकली एक और चीज़ है जो आपको याद रखना है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में आएगा वो. ये पहला केस तो ये. दूसरा, अगर हमको पता है कि R1 बिकॉज R1 प्लस R2 बराबर ए होता है, तो ये दोनों तो बराबर ही है ना. तो अगर ये दोनों बराबर है तो क्या हम लिख सकते हैं कि 2R बराबर ए, यानी कि R बराबर ए बाई 2. लिख सकते हैं बिल्कुल. तो आप एक फॉर्मूला देखेंगे. व्हेन यू ओपन आवर स्टडी मटेरियल यू विल गेट अ फॉर्मूला दैट इज सपोज कंसीडर्ड रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस. रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, दिस इज द फर्स्ट सरफेस. आप जब रिफ्रैक्शन कंसीडर करेंगे यू विल गेट, यहाँ पे कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कुछ नहीं है, एयर है. यहाँ भी क्या है? एयर है. कुछ नहीं बोला गया हो तब तक आप एयर ही समझेंगे. यहाँ पे रिफ्रैक्शन किस मीडियम के बीच में हो रहा है? 1 और म्यू के बीच में हो रहा है. तो व्हाट यू विल राइट एट दिस सरफेस, दैट इज 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर. ओके. देन व्हाट वुड बी म्यू? म्यू वुड बी साइन आई अपॉन साइन आर. ठीक है. म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. देन what you will write mu. आप इसको कर लीजिए 1, इसको कर लीजिए 2, then from 1 and 2 this mu is equal to sin. अब ना हम इसको डेल्टा मिनिमम की जगह डेल्टा m लिखेंगे. तो याद रखिएगा डेल्टा m प्लस a बाई 2 अपॉन साइन आर को क्या लिख सकते हैं? a बाई 2. वहाँ पे ये आपको फॉर्मूला कई सारे बुकों में मिल जाएगा. ये ऐसे आता है, लिख लीजिए इसको. तो ये आपको याद होना चाहिए हर हाल में, और इसको लिख लीजिए आप. तो पहले ये आपको याद रखना है हर हाल में. और याद रखिए आपको आपके स्टडी मटेरियल जब आप लोगे तो आपको उसमें भी समझ में आ जाएगा, उसमें लिखा हुआ है ये. ठीक है. राइट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो. ओके. चलिए now cases when refraction एंड TIR. अब इसको डिस्कस करते हैं. TIR टेक्स प्लेस एट सेकेंड सरफेस. ये केसेस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. हालांकि ज़्यादा विस्तार रूप से नहीं जाएंगे, बट थोड़ा बहुत इसको ध्यान रखना ज़रूरी है. ठीक है. ये क्योंकि डेंजर सरफेस जो है वो सेकेंड सरफेस है. डेंजर सरफेस जो है आपका वो सेकेंड सरफेस है, इसलिए सेकेंड सरफेस पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है. उसको थोड़ा सा देखना होगा. लेकिन उसको देखने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं एक चीज़, कि अगर मान लीजिए ये नॉर्मल है, अगर इंसिडेंट एंगल ये है, मतलब इंसिडेंट रे ये है,
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0 है या नहीं? ये तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा है कि इसको बोलते हैं कौन सा इंसिडेंस? नॉर्मल इंसिडेंस। फिर से बस रिवाइज करा देते हैं आपको, नॉर्मल इंसिडेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा, अब चाहे वो इधर से जाए तो उधर, या इधर से जाए या ऐसे। दूसरा, मान लीजिए ये म्यू है और ये 1 है और ये डेंसर से रेयर में गया, ये डेंसर से रेयर में गया, ये नॉर्मल है। तो ऐसा समझिए कि अगर ये एंगल C है तो ये क्या बनाता है? 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल पे 90 डिग्री बनाता है कि नहीं बनाता है? मेरी बात ध्यान से सुनिए, बनाता है ना, ये अभी तो पढ़ा था आपने पहले। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर हम ऐसा करें, सेम मीडियम है, अगर हम ऐसा करें कि इसको 90 डिग्री दे, यानी कि यहाँ पे एंगल आई कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। तो मुझे बताइए ये कितने पे निकलेगा? C पे। वही है ना, अगर ये ऐसे गया तो ऐसे, तो अगर हम इधर से देंगे तो ये भी तो ऐसे पकड़ेगा। आप पहले म्यू से इंसिडेंट करा रहे हो, अब 1 से इंसिडेंट करा रहे हैं, तो केस तो वही है ना। अगर हम C पे कराएं तो 90 डिग्री बनाया, तो अगर हम ऊपर से 90 डिग्री दें तो म्यू में वो C डिग्री पे निकलेगा, सीधी बात है। बस एक मिनट मैंने कुछ गड़बड़ करा है। यस, ये एंगल C थोड़ी ना होता है, एंगल C इज दिस। मतलब अगर हम इधर से C एंगल पे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा कितना है यहाँ पे? C। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस C है तो एंगल ऑफ R कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। तो वही केस यहाँ पे, सॉरी यहाँ भी मैंने गड़बड़ करा है, ये C। तो यहाँ पे क्या है? एंगल I अगर 90 डिग्री है तो एंगल R कितना होगा? C। ऐसे से ऐसे या फिर ऐसे से ऐसे रेट ट्रेस बैक ट्रेस करता है, ठीक है ना, क्योंकि मीडियम सेम है, यहाँ भी 1 म्यू है और यहाँ भी 1 और म्यू ही है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे ये केस होगा, ठीक है। पहली बात तो ये याद रखें, ये आपको ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेजिंग इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है? ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। जब गाय चरता है ना तो सरफेस पे चलता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेजिंग। तो ये भी तो सरफेस पे ही चल रहा है ना, इसलिए इसका नाम है ग्रेजिंग इंसिडेंस। उसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, तो याद रखें। और एंगल आई कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के बीच में। ये भी आपको तो समझ में आता ही होगा। एंगल आई जो है, हम मिनिमम क्या कर सकते हैं? 0 और इसको बढ़ा सकते हैं ऐसे ऐसे 90 डिग्री तक। एंगल ऑफ आई तो मेरे हाथ में होता है ना, तो हम उसको 0 से लेकर 90 तक कर सकते हैं। हाँ, फिर इधर कर देंगे तो कुछ और हो जाएगा, वो इस मीडियम में हो जाएगा। हम इस मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से 90 डिग्री तक कर सकते हैं, चाहे इधर से इधर चले चाहे इधर से इधर चले, 0 से 90 डिग्री तक ही कर सकते हैं वो। ये बात आपको याद रखना है, ये बात आप ध्यान रखिए, तब हम ये केस को हम आसानी से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा आपको। आप पॉज करके लिख लीजिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आपको मैंने ये पढ़ाया है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस C से बड़ा होगा तभी TIR होगा, तभी TIR होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर C से बड़ा होगा तभी TIR होगा, वरना TIR होना पॉसिबल नहीं है। ठीक, इस बात को याद रखें। तो दोस्तों ध्यान से देखें, नाउ cases when TIR takes place always at second surface। सेकेंड सरफेस आपको पता है,
ये सेकेंड सरफेस पे टी आई आर होगा, बट टी आई आर जब होगा उस केस में जब यहां पे एंगल सी बनेगा तब ये यहां पे बनेगा ना R2, ये क्या है R1। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुने, अगर टी आई आर इस सरफेस, देखो ये पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, देखो यहां से यहां आने में टी आई आर खतरा नहीं है, डेंजर है यहां से यहां जाने में, क्योंकि ये म्यू से बन जाएगा। ठीक है, तो मेरी बात जो हम बोलना चाह रहे हैं उसको ध्यान से सुने कि अगर R2 का कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू भी होगा, R2 का जो मिनिमम जो बन सकता है, जो कम से कम, उससे कम R2 नहीं बन सकता है। अगर R2 से कम जो है, जो मिनिमम वैल्यू है, यानी कि व्हेन R2 का मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन C, व्हेन R2 का मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन C, तभी तो वो टी आई आर करेगा। बोलिए, बात आई समझ में? R2 का जो मिनिमम वैल्यू अगर वही C से ज्यादा है तो टी आई आर तो होना मस्ट है, ऐसा समझे? टी आई आर से यानी कि अगर ये बड़ा है C से तो हर केस में टी आई आर होगा। C क्या है? तो क्रिटिकल एंगल बिटवीन म्यू एंड 1। मैं लिख देता हूं, C इज, लेट C इज क्रिटिकल एंगल बिटवीन 1 एंड म्यू। वो तो मीडियम के बीच में होता है, वो हम निकाल के ही बताया था अगली बार। तो R2 का जो मिनिमम वैल्यू है अगर वो C से बड़ा है तो वो हर केस में टी आई आर ही होगा। अब R2 का मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको पता है कि R1 प्लस R2 जो है वो होता है A, वो होता है A। तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा A माइनस R1। तो R2 का मिनिमम वैल्यू तभी होगा जब ये मैक्सिमम होगा, यानी कि ये जो होगा ये अगर बहुत छोटा हो जाए, वो ऐसा तभी हो सकता है जब ये बहुत बड़ा हो जाए, मतलब एक बड़ा चीज इसमें से घट जाए। ये लॉजिकल है, आप लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी कि A का R1 का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अच्छा, ये एक चीज है। फिर दिमाग कहां लगाना है? दिमाग लगाना है भाई सरफेस पे। जरा मुझे एक बात बताएं, अगर ये 1 से लेकर म्यू पे रिफ्रैक्शन हो रहा है आई, ऐसा समझे, अगर हम आई को बढ़ाएंगे तो क्या आर भी आपका बढ़ेगा? अगर हम आई को बढ़ाएंगे तो आर भी तो बढ़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुने, आपको ये पता है इस केस में साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू, तो साइन आर बराबर साइन आई अपॉन म्यू। म्यू तो कांस्टेंट है, तो दोस्तों जाहिर सा बात है कि अगर आई, यहाँ भी साइन आई है और यहाँ भी साइन आर है, तो अगर आई बढ़ेगा तो आर को भी बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी साइन ही है। आई बढ़ेगा तो साइन आई बढ़ेगा, और साइन आई बढ़ गया तो साइन आर का वैल्यू बढ़ जाएगा, और साइन आर का वैल्यू बढ़ गया मतलब आर बढ़ जाएगा। आप ऐसा समझिए कि अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो एंगल आर कितना है? 0। अगर एंगल आई 30 डिग्री है तो फिर एंगल आर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कुछ ना कुछ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। उसी तरह अगर हम बढ़ाते चलेंगे तो आपका आर भी क्या होगा? बढ़ता चलेगा। तो कहने का मतलब है रेयर से डेंसर केस में जब हम आई बढ़ाते हैं तो आर भी बढ़ता है। ठीक है, तो अगर हमको R1 मैक्सिमम चाहिए तो I को क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम। यहां लिखते हैं R1 मैक्सिमम टेक्स प्लेस व्हेन I इज मैक्सिमम। जब I मैक्सिमम होगा, और I मैक्सिमम क्या होगा? I मैक्सिमम का वैल्यू क्या होता है? 90 डिग्री। यानी कि आई क्या हो जाए? 90 डिग्री। यानी कि आई मैक्स का वैल्यू कितना होता है? 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री होगा तो ये कितना होगा बताओ?
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा इंसिडेंस आ गया, ये ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो अगर ये ग्रेजिंग इंसिडेंस 90 डिग्री है तो ये कितना होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सी के बराबर। आप ये पहले, इससे पहले वाला देख लीजिए, ठीक है। देन R1 मैक्स मस्ट बी इक्वल टू सी, ये मैंने पहले दिखा दिया है आपको, इसीलिए हम पहले बोल रहे थे कि पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। नाउ सपोज इफ इट इज 2, ठीक है। यूजिंग 1 in 2 जब हम पुट करेंगे इट वुड बी R2 मिनिमम बराबर A माइनस R1 मैक्स, एंड R1 मैक्स इज हाउ मच, C। ओके, ठीक है। अच्छा, अब R2 मिनिमम जो है वो ग्रेटर देन C होना चाहिए, देख लीजिए वहां पे, यानी कि R2 मिनिमम वैल्यू क्या है, A माइनस C, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन C, यानी कि A ग्रेटर देन 2C हो जाए, यानी कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म क्रिटिकल एंगल का दुगना हो जाए तो आपको सेकेंड सरफेस पे कभी भी रिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा, वो हमेशा TIR ही करेगा। आई बात समझ में? तो वो केस आपको याद रखना होगा, जेईई मेन में सीधा पूछा जा चुका है, ठीक है, कि व्हेन एंगल ऑफ प्रिज्म इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल देन रिफ्रैक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस एट सेकेंड सरफेस, इट विल ओनली टेक्स प्लेस दैट इज TIR। तो सेकेंड सरफेस पे हमेशा TIR ही होगा, ठीक है, लिख लीजिए। ओके, दूसरा, अब इस केस को देखिए हम जस्टिफाई भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इफ सपोज करिए ऐसा, मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है, कि दिस A इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऐसा मैंने दे दिया, ठीक, और इसका म्यू दे दिया √2। अब हम आपसे पूछें एंगल ऑफ 30 डिग्री ही ले लीजिए, चलिए। अब यहाँ क्या होने वाला है, हम आपसे ये पूछ रहे हैं क्या होने वाला है, TIR होगा या नहीं होगा, या रिफ्रैक्शन होगा। तो उसके लिए पहले चेक करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट नहीं करना होगा, पहले चेक कर लीजिए कि साइन C कितना है, C कितना है। तो साइन C फॉर दिस केस इज 1/√2, तो C कितना हो गया 45 डिग्री। तो अगर C 45 डिग्री है और A कितना है, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ करा क्या, हाँ सॉरी, ऐसा ले लीजिए इसको, A टेकन टू बी 100 डिग्री, ऐसा, ठीक है, 100 डिग्री। तब A देखा जाए 100 डिग्री है, तो अब मुझे केस चेक करना होगा, क्या A 2C से बराबर है, तो 2C बराबर 90 डिग्री, तो हाँ भाई A जो है वो ग्रेटर देन 2C है, तो आंसर है कि यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो TIR करेगा, वो 100% क्या करेगा, TIR होगा हर हाल में, ठीक है। खैर इस केस को हम और इलेबोरेट नहीं करते हैं, रहने देते हैं यहीं पे। ओके, सो नाउ सी, तो ये हो गया केस कौन सा, जब हमेशा TIR होगा। तो आप एंगल A चेक करके बता सकते हो, ठीक है। चलिए अब जो है केसेस व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ऑलवेज एट सेकेंड सरफेस, ठीक।
ध्यान दीजिए, ये R1, ये I और ये एंगल R2, ध्यान से, दिस इज ए, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर R2, अब R2 का जो मैक्सिमम वैल्यू हो, अब R2 का जो मैक्सिमम वैल्यू जितना हो सकता है उससे ज्यादा नहीं हो सकता R2, अगर उसका मैक्सिमम वैल्यू ही C से छोटा है, यहां पे C बनेगा तब ना TIR होगा। हम ये कह रहे हैं कि R2 का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो बन सकता है वही C से छोटा है, तो थोड़ी ना TIR होगा, तब तो हमेशा रिफ्रैक्शन होगा। तो यहां ध्यान से देखिए कि R2 का जो मैक्सिमम वैल्यू अगर वो C से छोटा हो जाए तो ये केस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होने वाली बात है। तो हमको पता है कि R1 प्लस R2 बराबर A, तो R1 बराबर A माइनस R2। तो अगर R1 को सॉरी मुझे तो R2 से मतलब है ना ये, तो अगर R2 को मैक्सिमम होना पड़ेगा तो R1 को क्या होना पड़ेगा? मिनिमम। मतलब कि R2 मैक्सिमम तभी होगा जब R1 क्या होगा? मिनिमम होगा, ठीक है। नाउ अब R1 को मिनिमम करना है, R1 का मिनिमम वैल्यू कब होगा? तो जब I मिनिमम होगा। तो I मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री। तो लिखेंगे R1 विल बी मिनिमम when angle I is minimum, ठीक है। सो दैट इंप्लाइज कि वेन और क्या इंप्लाई कर रहा है कि I का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना हो सकता है? 0 डिग्री। सो R1 का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना होगा? 0 डिग्री। नॉर्मल इंसिडेंस का केस आ गया, I 0 तो R1 भी 0। तो अगर वो 0 आ गया देन पुट इट। नाउ R2 का मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू A। R1 0 है, पुट कर दिया R1 का मिनिमम वैल्यू। तो नाउ वहां पे आ गया R2 मैक्सिमम की जगह क्या रखेंगे? A। सो A लेस देन C। तो अगर A लेस देन C होगा, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म इज लेस देन क्रिटिकल एंगल फॉर दैट मीडियम, मतलब कौन सा मीडियम? 1 म्यू और 1, तो आपका कभी भी सेकेंड सरफेस पे TIR नहीं हो सकता, वो हमेशा उसको रिफ्रैक्शन करना ही पड़ेगा, ठीक है। लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए। सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है उस पर, कब होगा? जब हमेशा सेकंड सरफेस पे TIR ही होगा। आपको पता है ये फर्स्ट सरफेस और ये सेकंड सरफेस, लिख लीजिए। नाउ अब हम इस केस को समराइज कर देते हैं। केस को समराइज कर देते हैं कि when A greater than 2C always TIR, when A is equal to 2C तो इमर्जेंट रे क्या होगा? अगर 2C हो जाएगा तो वो क्या होगा? वो इसी पे आएगा, इस पे, यानी कि इसी सरफेस पे आएगा, क्योंकि उस समय तो C बन जाएगा ना ये, है ना। तो इफ A ग्रेटर देन 2C, इमर्जेंट रे स्वीप्स अलोंग सेकेंड सरफेस, ठीक है। अच्छा, when A is less than C then always refraction, now when A is equal to C तब भी ये फिर आएगा। देखो याद है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मतलब डेल्टा सेम आता है, डेल्टा, यहां भी तो डेल्टा होगा भाई साहब। तो दो इंसिडेंस एंगल के लिए डेल्टा सेम आता है, मैंने बताया है।
एक बार जब आई रहे तो इमरजेंट एंगल होता है ई, और एक बार जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ई रहता है तो एंगल ऑफ इमरजेंस आई हो जाता है। दोनों केस में डेल्टा सेम होता है, तो 2 बार सेम आएगा, वही है 2 बार। एक बार ये रहेगा तब इमरजेंट रे स्वीप करेगा अलॉन्ग, और इस केस में भी क्या होगा, इमरजेंट रे, आप इक्वेशन से देख सकते हैं, इमरजेंट रे स्वीप्स अलॉन्ग सेकेंड सरफेस। नाउ अब कि अगर वो ए सी से बड़ा हो और 2C से छोटा हो तब क्या होगा, तब दोस्तों टी आई आर एंड क्या बोला, टी आई आर और रिफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस बोथ कैन टेक प्लेस। दोनों हो सकता है, कुछ भी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो केस पे डिपेंड करेगा, फिर एंगल्स पे निकालना पड़ेगा उस केस में। बोथ कैन टेक प्लेस, इज दिस ओके? Okay friends, now let us take few examples to understand this concept. So see, now example number 1, suppose I am taking ये वाला केस हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। Suppose I am taking like this to be suppose 30 degree, okay, and suppose if I am asking you कि suppose this is given I and like this and it is like this, okay, मुझे ये जानना है कि ये जो रे है ये इधर जाएगा या अपने ही मीडियम में वापस लौटेगा, ठीक है, एंड इट इज गिवन √2, ठीक है। देन इन माई माइंड देयर इज अ क्वेश्चन कि क्या ये उधर जाएगा और इट विल रिटर्न लाइक दिस TIR, इट विल परफॉर्म TIR। सो फॉर दिस वी हैव टू जस्ट फाइंड क्रिटिकल एंगल। नाउ व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? sin C is equal to that is 1 upon √2, and similarly from this expression we can see that C must be 45 degree. Is this okay? तो अगर C 45 डिग्री है तो क्या A 45 डिग्री से ज्यादा है? आंसर है नहीं। फॉर दिस क्वेश्चन A is less than C। तो किस कॉन्सेप्ट किस में आया है? इसमें आया है। मीन्स ये हमेशा रिफ्लेक्शन करेगा, हम आसानी से उधर जा सकते हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। Is this okay? So this is the case. पॉज करके लिखिए। ओके, सो फ्रेंड्स अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज इन अनदर क्वेश्चन इट इज गिवन लाइक दिस, सपोज ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, एंड दिस इज गिवन टू बी 60 डिग्री सपोज। अब ये किधर जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको C चेक करना होगा। तो ये भी √2 ले लीजिए, ठीक है, तो C यहाँ भी आएगा 45 डिग्री, पिछले तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 45 डिग्री, अच्छा क्या A ग्रेटर देन 2C है? तो 2C तो हो जाएगा 45 डिग्री, 45 इंटू 2 दैट इज 90 डिग्री, यहाँ है 60 डिग्री, तो 2C से तो बड़ा नहीं है, यानी ये तो नहीं है। क्या ये A लेस देन C है? तो ये 45 से ज़्यादा है, नहीं, ये भी नहीं है। ओके, तो ये कौन सा वाला केस है? तो ये वाला केस है दोस्तों कि ये मतलब C से बड़ा है और छोटा है 2C से, यही केस है। यानी कि वी आर फॉलोइंग इन दिस कंडीशन, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में वी कैन ऑल्सो चेक कि कब ये TIR करेगा और कब रिफ्रैक्शन करेगा, हम चेक भी कर सकते हैं। तो वी कैन चेक इट, तो हम लोग चेक कर लेते हैं अभी। तो पहले तो एक बार कंफर्म हो गया कि हम लोग इसमें हैं। अब हमको क्या निकालना है कि कितने से कितने एंगल तक वो TIR करेगा और कितने से कितने एंगल तक वो सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन करेगा, ये हमको निकालना है। तो उसको निकालते हैं, आप इसको लिख लीजिए। पॉज करके लिख लीजिए। चलिए तो हम निकालते हैं। सपोज दिस इज √2, अगर देखा जाए तो ये है N1, ये है N2, तो दिस मस्ट बी R1। ये क्या है? R1, ठीक है। तो ये R1 कैसे निकाल सकते हैं? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला से। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, दैट इज 1 इंटू
साइन 30, इधर में 30 है, दैट इज इक्वल टू √2 टाइम्स साइन R1। सो व्हाट इज साइन R1? साइन R1 दैट इज 1/2 √2। ठीक है, अब ये तो बड़ा अलूल जलूल सा है, ये कभी आपने पढ़ा थोड़ी ना है, तो घबराओ नहीं, आपको आएगा भी नहीं, इस टाइप का सवाल नहीं आने वाला। ठीक है, आपको हालांकि ये निकाला जा सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे या फिर कैलकुलेटर से, बट ये आपको ऐसा सवाल कभी जीवन में पूछा नहीं जाएगा, आप घबराए ना बिल्कुल भी। मुझे समझाना है इसलिए हम ऐसा यूज़ कर रहे हैं, हालांकि ये भी केस आपके बियॉन्ड ही है, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओलंपियाड वगैरह के लिए ये ज़रूरी होता है। ठीक है, इसलिए मुझे लेना पड़ेगा। सो आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेटर, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक कैलकुलेटर, सो वी कैन यूज। सो दैट इज 2√2 divided by answer, that is sin inverse, sorry, okay. So if we take 2√2 1 divided by answer sin inverse, yes it is coming approximately 21 डिग्री। सो इससे हमको ये आ जाएगा कि R1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 21 डिग्री। आ गया। अब R1 22 डिग्री है, डिपेंड तो इस पे करता है कि R2 C से बड़ा है कि नहीं, तभी तो TIR होगा। तो R2 कितना आ जाएगा, हमको पता है कि R1 प्लस R2 क्या है, R1 प्लस R2 जो है वो A के बराबर है, दैट इज 60 डिग्री। तो R2 इज व्हाट 60 माइनस R1, R1 इज व्हाट 21 एंड दैट इज 39 डिग्री। अरे भाई 39 डिग्री करेक्ट ना, यस 39 डिग्री। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो R2 है जो 39 डिग्री आया है, क्या वो 45 डिग्री से ज़्यादा है? आंसर है नहीं, ज़्यादा नहीं, यानी कि C से कम है। तो क्या वो रिफ्रैक्शन करेगा? आंसर है बिल्कुल, ये चला जाएगा इधर। ठीक है, पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस, लिख लीजिए। चलिए अब देखते हैं TIR के लिए। तो TIR के लिए R2 को C से बड़ा होना पड़ेगा, है ना। तो हम सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि R2 जो है वो 45 डिग्री किस इंसिडेंट एंगल के लिए होगा। कितना इंसिडेंट एंगल होगा जो यहाँ ये 45 डिग्री बनेगा। क्यों 45 डिग्री बनेगा? क्योंकि 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल है, तो उसको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ लेना पड़ेगा 45 डिग्री, मतलब फॉर TIR R2 ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो हम पहले क्या करते हैं कि हम इसका लिमिटिंग केस निकाल लेते हैं, मतलब कि 45 डिग्री वाला केस निकाल लेते हैं, फिर बोल देंगे कि उससे ज़्यादा होगा तो वहाँ वैसा होगा। तो R2 ग्रेटर देन 45 डिग्री, तो इसके करस्पॉन्डिंग R1 कितना आ जाएगा? तो दैट इज 60 माइनस 45 डिग्री, वही R1 प्लस R2 इक्वल टू A, दैट इज 15 डिग्री। यानी कि R1 कितना हो गया? 15 डिग्री। इज दिस ओके? अब इस R1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे I कितना होगा इस केस में? इस केस में I, आप फिर से फिगर बना लीजिए, I कितना होगा? तो उसको वैसे ही निकालेंगे, दैट इज 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू √2 टाइम्स साइन 15 डिग्री। So you will get I is equal to, that is sine 15 into √2 and sine inverse, that comes to be 21.47, that is 21.5 degree approximately. Is this okay? हाँ सर, आप बेटर टू 21.47 है तो अप्रॉक्सीमेटली 21.5 डिग्री है। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि सर आप अभी लिए थे 30 डिग्री तो वो पार कर गया था, लेकिन अभी 21.5 डिग्री है तो इस पे है, C रहेगा तो इसी पे आएगा ना, इसी सरफेस पे। और अगर इससे ज़्यादा है तब तो सर वो TIR करेगा, मतलब सॉरी इससे कम है। मतलब सुने, R2 होना चाहिए कितना? ग्रेटर देन 45 डिग्री। अब R2 कितना है? तो 60 माइनस R1 ग्रेटर देन 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ग्रेटर करने के लिए अगर ये बड़ा करना है तो इसको छोटा होना पड़ेगा। R1 जितना छोटा होता चलेगा उतना ये बड़ा होता चलेगा। ठीक है, मेरा कहने का, और R1 जितना छोटा होगा उतना ही छोटा I भी होगा। मतलब अगर I 21.5 डिग्री से कम है तो वो TIR करेगा,
और 21.5 डिग्री से ज़्यादा है तो वो रिफ्रैक्शन करेगा। यहाँ पे अभी दिखाया भी था 30 लिया था तो रिफ्रैक्शन कर रहा था ना उधर। तो इससे हमको एक चीज़ मिला कि इफ इन दिस केस I इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 21.5 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या करेगा, TIR, ठीक है। एंड I ग्रेटर देन 21.5 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इट विल डू रिफ्रैक्शन। और मैंने दिखाया भी है आपको रिफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, अब पूछोगे कि सर I अगर यहाँ पे तो इक्वल टू का साइन है नहीं, तो अगर I 21.5 डिग्री होगा तो क्या होगा, तो स्वीप ऑन सेकेंड सरफेस, ये सेकेंड सरफेस पे स्वीप कर जाएगा, स्वीप ऑन सेकेंड सरफेस। तो ये हुआ पूरा एनालिसिस, ठीक है। आपके नॉलेज के लिए है ये, इसको देख लीजिए, आप पॉज करके लिख लीजिए। तो आपने देखा कि सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा या TIR होगा, ये खेल है A का, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म का सारा खेल है, ठीक है। लेकिन अब जरा समझिए, अगर हम आपको बोल दें कि A बहुत छोटा है, थिन है, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, तो A तो छोटा है ना C से। A छोटा का मतलब क्या है, तो C से तो छोटा होगा ही होगा। अगर हम बोल दें कि थिन प्रिज्म बोल दे आपको, थिन प्रिज्म का मतलब एंगल A जो है बहुत छोटा होगा, 2, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, इतना ही होगा। तो उस केस में तो आप कन्फर्मिटी से कह सकते हैं, आपको चेक करने की आवश्यकता है नहीं कि सेकेंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा या TIR होगा। अगर नाम दे दिया जाए थिन प्रिज्म का, तो A तो छोटा वो बोल ही दिया, तो A जब छोटा बोल दिया, ये C से छोटा होगा तभी सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन करेगा। तो अगर बोल दे कि A अगर बहुत छोटा है, थिन है, 5 डिग्री 10 डिग्री तक है, तब तो ये 100% श्योर है कि सेकेंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन करेगा ही करेगा, ठीक है। इसीलिए आपको पढ़ना है, आप बुकों में भी देखिएगा तो आपको पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू थिन प्रिज्म, ठीक है। अब जब ये दे दिया तब आपको ये चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, यू विल डेफिनेटली फॉल इन दिस कैटेगरी, ठीक है। और हर बार आपको वही मिलेगा, बट केसेस आर दिस मच, ठीक है। और हमको ही पढ़ना है थिन प्रिज्म के लिए ही, जिसमें कि ये रिफ्रैक्शन होगा ही, इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। A कितना होगा, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, इतना ही होगा। उसी के लिए हमको अपने सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग थिन रिफ्रैक्शन थ्रू थिन प्रिज्म पढ़ेंगे, तो उसमें कोई मेरे से ये नहीं पूछेगा कि ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब। वी आर ऑलवेज फॉल इन दिस कैटेगरी, सेकेंड सर्फेस पे ऑलवेज रिफ्रैक्शन होगा। इज दिस ओके? सो यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में प्रिज्म के बारे में थोड़ी और कहानी पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन और अच्छे तरीके से मिनिमम, मतलब थिन प्रिज्म के लिए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, यही मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल मूव टुवर्ड्स रेनबो एंड ऑल। ओके, थैंक यू।